हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्जाम जोन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी के जो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम है उनकी डेट अनाउंस हो गई है। तो आरआरबी के एग्ज़ाम होने वाले हैं 5 जून से 23 जून तक। तो आपके पास अप्रोक्स 20 से 25 दिन है। तो इसीलिए आरआरबी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये पीवाईक्यू सीरीज लाई गई है। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज रेलवे के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो आज हम हिस्ट्री से शुरुआत करने वाले हैं। ये दो पार्ट में होगा सेशन। आज इसका पहला क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, विच बैटल वॉज द डिसाइसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल ऑन 23 जून 1757। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लड़ाई हुई थी नवाब ऑफ बंगाल के खिलाफ 23 जून 1757 को, उस बैटल का नाम पूछा गया यहाँ पे। और जो बैटल हुआ था उसका नाम पूछा गया। तो पहले तो यहाँ पे जो नवाब ऑफ बंगाल थे, जिन्होंने ये वॉर लड़ी थी, उनका नाम था सिराज उद दौला। सिराज उद दौला जो थे वो उस समय पे नवाब ऑफ बंगाल थे। उनके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ाई हुई थी। अ, इसके बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर अपना कह लीजिए राज कायम किया था। और उस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ पलेसी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैटल ऑफ पलेसी। वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। पहली जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया में कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी? तो ये जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी वो सबसे पहले एस्टैब्लिश हुई थी सूरत में। सूरत में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने प्रेसिडेंसी एस्टैब्लिश की थी। 1915 से 18 के बीच, 1915-18 के बीच में थॉमस रो नाम के ब्रिटिशर थे। वो इंडिया पहुंचे थे। उस टाइम के जो राजा थे जहांगीर, उनके कोर्ट में। और उनको जहांगीर ने ये राइट्स दिए थे टू ट्रेड करने के। जो राइट्स थे वो जहांगीर ने इन्हें दिए थे। और इसके बाद ही जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने एक तरह से उनका आगमन हुआ था, है ना, इंडिया में। अगर देखा जाए कि करेक्ट ऑर्डर जिसमें फॉरेनर्स इंडिया पहुंचे थे, तो सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज। सबसे पहले इंडिया पहुंचे थे पोर्चुगीज। उसके बाद पहुंचे थे डच। उनके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश पीपल, वो आए थे। और उसके बाद आए थे डेन्स, जो डैनिश डेनमार्क के होते हैं डेन्स, वो आए थे। और उसके बाद आए थे फ्रेंच लोग। तो ये ऑर्डर है जिस ऑर्डर में फॉरेनर्स इंडिया पहुंचे थे और उन्होंने अपना एक अलग अलग पार्ट्स में राज कायम किया था। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री ऑफ बंगाल वॉज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर डैश इन 1651। पहली ब्रिटिश फैक्ट्री जो थी बंगाल की, वो कौन सी नदी के किनारे पे बनी थी? तो जो वो फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्ट्री जो है, वो सबसे पहले बनी थी हुगली रिवर के बैंक्स पे। हुगली रिवर के बैंक्स पे 1651 में इस फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया गया था। हुगली जो है वो गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। हाँ, उसके बैंक्स पे ये फैक्ट्री बैंक
एस्टैब्लिश की गई थी, और इसको 1690 तक ही यहाँ पे फैक्ट्री रही थी, और 1690 में इसको अबैंडन करके जो फैक्ट्री है उसको शिफ्ट कर लिया गया था टू कोलकाता। कोलकाता इस फैक्ट्री को शिफ्ट कर लिया गया था। तो जो सबसे पहली है बंगाल में वो बनी थी हुगली रिवर के बैंक्स पे, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये मेरे ख्याल से 5 से 6 बार रेलवे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बहुत रिपीटेड है, रेलवे हो या एसएससी हो, ये सवाल काफी बार रिपीट हुआ है। सवाल है, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? इंडिया तक का जो सी रूट है वो किसने डिस्कवर किया था? तो ये जो सी रूट है, इसको डिस्कवर किया गया था 1498 में बाय वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जी ने सबसे पहले जो सी रूट था टू इंडिया उसको डिस्कवर किया था इन द ईयर 1498, और यहाँ तक पहुंचने में इनको अप्रोक्सीमेटली 2 दिन लग गए, 2 साल लग गए, सॉरी 2 साल लग गए। ये इन्होंने अपना सेल जो है वो शुरू किया था लिस्बन पोर्चुगल से। लिस्बन पोर्चुगल से ये शुरू हुए थे, और इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है ऑफ कोजिकोडे, कोजिकोडे केरला, यहाँ ये पहुंचे थे, है ना। तो इनकी शुरुआत हुई थी लिस्बन से, और जो इनका सेल खत्म हुआ था वो हुआ था कोजिकोडे पे। और उस टाइम पे वहां के जो रूलर थे वो थे जैमोरिन। जैमोरिन उस टाइम पे उस एरिया के राजा थे, हाँ। और उन्हीं के ऑर्डर्स पे एक डायरेक्ट ट्रेड लिंक बनाया गया था बिटवीन इंडिया एंड पोर्चुगल, है ना। और ये पहले थे वास्को डी गामा, पहले यूरोपियन जब जो सी रूट के द्वारा यूरोप से इंडिया आए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। The famous explorer Dash wanted to come to India but instead landed on the shores of America. कौन से एक्सप्लोरर थे जो इंडिया आना चाहते थे पर अपना कह लीजिए रास्ता भटकने के कारण अमेरिका के शोर्स पे पहुंच गए थे? तो ये जो एक्सप्लोरर थे बड़े फेमस एक्सप्लोरर थे स्पेन के, जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उन्होंने इंडिया आने के लिए वो निकले थे, पर वो अमेरिका पहुंच गए, है ना, इन द ईयर 1492। और उनको ऐसा लगा था कि वो अमेरिका नहीं इंडिया ही पहुंचे हैं, इसीलिए उन्होंने अमेरिकन को एक टाइटल दे दिया था रेड इंडियंस। जो नेटिव अमेरिकन थे उनको एक टाइटल मिल गया था रेड इंडियंस का। तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उन्होंने ये टाइटल दे दिया था, है ना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर कोलंबस। In which city of India did the East India Company set up the first trading center? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर है वो कौन से शहर में एस्टैब्लिश किया था? तो ये जो ट्रेडिंग सेंटर की यहाँ पे बात की जा रही है वो एस्टैब्लिश हुआ था 31 दिसंबर 1600 एडी को, है ना। और ये पहला ट्रेड सेंटर था जो कि
अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश किया था, और ये इस्टेब्लिश किया गया था सूरत में। सूरत में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, है ना। 1608 में, अगस्त 24 1608 में जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे पहले ट्रेड के लिए यहाँ पे पहुंचे थे, है ना। पर इनको जो परमिशन मिली थी वो मिली थी 1615 में, है ना। 1615 में इनको ट्रेड की परमिशन मिली थी, जाकि ये ब्रिटिश और ब्रिटेन और इंडिया के बीच में ट्रेड कर सकें। और ये जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी ना, वो एस्टेब्लिश की गई थी उस टाइम पे। जो लीडर कह लीजिए इनके ब्रिटिशर्स के थे, वो थे सर थॉमस रो। इनके लीडरशिप के अंडर ही ये फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया, है ना। इसके बाद पहली जो थी वो तो सूरत में एस्टेब्लिश कर दी थी, है ना। हमारा आंसर है ऑप्शन डी। अगर पूछा जाए कि सेकंड जो फैक्ट्री है वो कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में सेकंड जो फैक्ट्री है, इंग्लिश फैक्ट्री है, वो इस्टेब्लिश की गई थी। और इसकी जो परमिशन थी वो इनको मिली थी विजय नगरा एम्पायर के द्वारा। उस टाइम पे जो डायनेस्टी थी वो विजयनगरा थी। उन्होंने ये परमिशन दी थी ब्रिटिशर्स को टू एस्टैब्लिश द ट्रेड सेंटर। और यहाँ जो सूरत में जब एस्टैब्लिश हुई थी तो इसकी जो परमिशन है वो दी गई थी जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने इनको ये परमिशन दी थी टू ट्रेड। क्वीन ऑफ इंग्लैंड वॉज क्राउंड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन डैश। क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है उनको इंडिया की एम्प्रेस कौन से साल में क्राउन किया गया था, तो ये इनको किया गया था 1877 में। 1877 में आ, जो है क्वीन ऑफ इंग्लैंड को एक तरह से इंडिया की रानी भी घोषित किया गया था। हालांकि 1858 से ब्रिटिशर्स जो थे उनके अंडर में ही था इंडिया। पर एक कह लीजिए उस टाइम पे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में कंट्रोल में था पूरा। उसके बाद इसको जो रॉयल फैमिली है, रॉयल क्राउन जो होता है, उसके अंडर में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। और अगर रानी का नाम पूछा जाए तो रानी थी क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया उस टाइम पे रानी थी ऑफ इंग्लैंड। और उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, पीएम जो थे वो थे बेंजामिन डिसरायली। बेंजामिन डिसरायली जो थे वो उस टाइम के पीएम थे। और रानी जो थी वो थी क्वीन विक्टोरिया। तो 1877 में इन्होंने जो है इनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का खिताब क्राउन मिला था। हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया एट द इंसेप्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जैसा कि मैंने आपको
तो सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, उस टाइम पे जो थे वो कौन थे, इंडिया के रूलर कौन थे? तो सबसे पहले जो थे 1600 में जो है ब्रिटिशर्स इंडिया पहुंचे थे। एक लंदन से आया था ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, वो इंडिया आया था अंडर द, और उनके उस टाइम पे लीडर जो थे वो थे सर थॉमस स्मिथ। है ना? ये थे, अ, ये इंडिया आए थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो राजा थे वो थे अकबर। अकबर उस टाइम पे इंडिया के रूलर थे जब सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुंची थी। अगर बात की जाए कि अकबर ने कब से कब तक रूल किया था, तो इन्होंने रूल किया था 1556 से 1605 तक। है ना? और अंग्रेज सबसे पहली बार 1600 एडी में आए थे। इन विच ईयर वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो कौन से साल में लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को। और तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी 1761। अब पूछा जाए ये लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी अफगान रूलर थे अहमद शाह दुरानी। अहमद शाह दुरानी जो है, जिनको अहमद शाह अब्दाली कहा गया था, उनके और जो मराठास थे ना, उनके बीच में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो लड़ी गई थी। अगर पूछा जाए कि मराठास को लीड कौन कर रहा था, तो वो कर रहे थे सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ प्लस विश्वास राव। इनकी अगुवाई में ही जो अफगान थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। है ना? और अहमद शाह अब्दाली जो अहमद शाह दुरानी या अब्दाली जो भी कह लीजिए, उनको जो है सपोर्ट करने वाले थे सुज खुद दौला। है ना? जो कि उस समय पे अवध के राजा थे। इनके सपोर्ट से ही इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। और अगर पूछा जाए जीता कौन था, तो जीते अफगान से इस लड़ाई में। है ना? तो हमसे यहाँ पूछा गया था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1761। द ट्रीटी ऑफ सलबाई वॉज साइंड इन डैश विच सेटल्ड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। पहली जो एंग्लो मराठा लड़ाई हुई थी उसके लिए एक ट्रीटी साइन गई थी, उसको सेटल करने के लिए, मतलब की लड़ाई खत्म हुई है उसको सेटल करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये कब साइन की गई थी? तो ये साइन करी गई थी 17 मई 1782 को। 17 मई 1782 को जो है ये ट्रीटी साइन की गई थी ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब ये जो है काफी लंबे नेगोशिएशन के बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी। देख लीजिए, जो एंग्लो मराठा वॉर है ये स्टार्ट हुआ था 1775 में। है ना? तो ऑलमोस्ट उसके 7 साल के बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी। और ये ट्रीटी साइन हुई थी
ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में। तो हमसे डेट पूछी गई है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1782। ब्रिटिशर्स हैड कैप्चर्ड पंजाब इन, ब्रिटिशर्स ने पंजाब कौन से साल में कैप्चर किया था? तो ब्रिटिशर्स ने पंजाब को कैप्चर किया था इन द ईयर 1849। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। टोटल 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिख, है ना। 1848 से 49 के बीच में 3 वॉर हुए थे, जिसके बाद ये कैप्चर किया गया था। और जो फाइनल लड़ाई थी जिसमें जो है डिफीट किया गया था जो सिख रूलर थे, है ना, वो शुरू हुई थी 21 फरवरी 1949 को। 21 फरवरी 1949 को ये लड़ाई शुरू हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि लड़ रही थी अंडर द, उसको लीड कर रहे थे चार्ल्स नेपियर, है ना। इन्होंने जो सिख रूलर थे उनके साथ ये लड़ाई करी थी, और 2 अप्रैल 1849 को फाइनली ब्रिटिशर जीते थे और पंजाब पे इन्होंने कब्जा करा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1849। Which place was called the nursery of Bengal Army? कौन सी जगह को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी के नाम से जाना जाता है? तो जो मेजॉरिटी लोग थे, जो सिपाही थे ना बंगाल आर्मी के, उनका जो रिक्रूटमेंट होता था ना, वो होता था अवध से। अवध से सबसे ज्यादा लोग बंगाल आर्मी में रिक्रूट किए जाते थे, जिसके कारण अवध जो कि यूपी में है ना, अवध को इन्होंने नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी का नाम दे दिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवध। In which year the East India Company granted Diwani rights? Was the East India Company granted the Diwani rights by the Mughals? अब दीवानी राइट्स क्या? दीवानी राइट्स जो थे उसके द्वारा ब्रिटिशर्स को जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का वो राइट मिल गया था, है ना। तो ये राइट मुगल्स ने उनको कौन से साल में दिया था? तो ये राइट इनको मिला था 1765 में, है ना। 1765 में ब्रिटिशर्स को ये राइट मिला था, और ये जो राइट है वो दिया गया था आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, है ना, जो कि एंड हुआ था, जिसके एंड में एक ट्रीटी साइन करी गई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी गई थी 1765 में, जिसके बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दीवानी राइट्स दे दिए गए थे। और ये ट्रीटी साइन किसके बीच करी गई थी? शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन लोगों के बीच में ये ट्रीटी साइन करी गई थी, है ना। उसके बाद जो कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों से टैक्स कलेक्ट करने का हक मिल गया था,
है ना। और साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एग्जेम्पशन भी दे दिया गया था इसी ट्रीटी में, जो है उनको टैक्स से बिल्कुल छूट दे दी गई थी। इन द बैटल ऑफ प्लेसी हु लेड द ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ प्लेसी जो थी वो कलकत्ता के पास में एक जगह है प्लेसी नाम की, उस पे लड़ी गई थी, है ना, जो कि भागीरथी नदी जो है उसके बैंक्स पे लोकेटेड है ना। और ये लड़ाई लड़ी गई थी 23 जून 1757 को। ये जो लड़ाई है ना, इसको मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि इसी के बाद एक तरह से ये जो रूल है अंग्रेजों का वो कह लीजिए इस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो है लड़ा गया था जो नवाब थे बंगाल के, नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद दौला प्लस उनकी जो फ्रेंच मित्र थे, फ्रेंच आर्मी जो है, फ्रेंच ट्रूप, इन लोगों के बीच में। और दूसरी साइड थी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, है ना। इसके बीच में ये जो है लड़ाई लड़ी गई थी, और इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और जो सिराजुद्दौला है इनको इसमें इस डिफीट के बाद असैसिनेट कर दिया गया था, और इनकी जगह मीर जाफर, इनकी जगह मीर जाफर जो थे उनको जो है नवाब बना दिया गया था। और हारने के बाद जो फ्रेंच ट्रूप्स थे, फ्रेंच जो कॉलोनी थी, उसका एक तरह से खत्म ही हो गए थे वो, है ना। उनका जो कंट्रोल था बंगाल पे वो एक तरह से खत्म ही हो गया था, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। Hyder Ali signed the Treaty of Madras with Britishers, in which they both agreed to help each other against their common enemy dash। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई थी जिसमें जो है हैदर अली और ब्रिटिशर्स ने डील की थी कि वो उनका जो एक कॉमन एनिमी है उसके खिलाफ ये लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे, है ना। तो ये जो ट्रीटी साइन करी गई थी वो करी गई थी 1769 में, है ना। 1769 में ये ट्रीटी साइन करी गई थी। और जो कॉमन एनिमी यहाँ पे बोला गया है वो थे मराठास। मराठास के खिलाफ इन दोनों ने दोनों पार्टीज ने ये फैसला किया था कि दोनों मिलकर लड़ेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और पूछा जाए कि कौन सी वॉर में ये ट्रीटी साइन करी गई थी, तो ये जो थी वो साइन करी गई थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी 1767 से 69 तक, है ना, जिसमें हैदर अली हार गए थे। उसके कह लीजिए उसके हार को, उनके हारने के बाद ये ट्रीटी साइन करी गई थी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, मराठा।
Jawaharlal Nehru classified the following acts as a charter of slavery. जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने कौन से एक्ट को चार्टर ऑफ स्लेवरी का नाम दिया था? तो ये जो टाइटल था इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दिया था। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट में हुआ गया था कि जो इंडियन काउंसिल थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था, है ना। उसको अबॉलिश करके एक एडवाइजरी बॉडी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी। एक तरह से पूरा कंट्रोल ही अंग्रेजों के हाथ में वापस चला गया था, तो इसलिए इसको न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी का टाइटल दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो टर्म्ड एज द डैश। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था उसको एक और नाम दिया गया, वो था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट को कहा गया था, और ये जो नाम था ये रखा गया था उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लॉर्ड जॉन मॉर्ले, प्लस वाइसरॉय जो थे लॉर्ड मिंटो। इन दोनों के नाम पे रखा गया था, है ना। इन दोनों का नाम पे ये जो है एक्ट का नाम रखा गया था, मॉर्ले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और इसमें क्या हुआ था, पहली बार जो है इलेक्शन का मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। और इसी के बाद जो इंडियंस थे उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ा था गवर्नेंस में, और जो स्कोप था लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसको भी बढ़ाया गया था, ठीक है। प्लस इसमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था फॉर मुस्लिम्स। ये सारे जो थे वो कुछ मेजर चेंजेस थे जो इस एक्ट में आए थे। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए, पार्लियामेंटो रिफॉर्म। In which year did Dadabhai Naoroji become the first Indian member of the House of Commons in the UK? दादाभाई नौरोजी जो थे वो पहले इंडियन मेंबर बने थे हाउस ऑफ कॉमन्स इन यूके के। हाउस ऑफ कॉमन वहां का पार्लियामेंट है, वहां के पार्लियामेंट को हाउस ऑफ कॉमन नाम से जाना जाता है, और उसके जो सबसे पहले मेंबर थे वो दादाभाई नौरोजी जी थे। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है ना। इस नाम से भी इनको जाना जाता है, और ये जो है इसके मेंबर बने थे इन द ईयर 1892। पहले इंडियन होने के साथ साथ ये पहले एशियन भी थे, है ना, जो कि इसके मेंबर बने थे। और तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1892। दादाभाई नौरोजी ने एक थ्योरी भी दी थी, है ना। बहुत पॉपुलर थ्योरी है जो कि इन्होंने दी थी, जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम की एक इकोनॉमिकल थ्योरी भी दी गई थी इनके द्वारा। प्लस इन्होंने एक बहुत फेमस बुक भी लिखी है जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की इनकी एक बहुत फेमस किताब भी थी, है ना। Under which viceroy was the permanent settlement of Bengal
इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय वाइसरॉय कौन थे? यहाँ पे सिर्फ नाम पूछा गया। तो उस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम के वाइसरॉय थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, वो कुछ नहीं था, एक एग्रीमेंट था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जो जमींदार थे बंगाल के, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसमें कि लैंड रेवेन्यू जो है ना, वो फिक्स किया गया था। लैंड रेवेन्यू कितना रहेगा वो फिक्स किया गया था। तो इसके लिए ये एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में साइन हुआ था। In which year did the East India Company acquire Diwani rights over Bengal and Bihar? तो ये जो है हमने पहले भी कवर करा है ना। तो दीवानी राइट्स जो थे वो इनको मिले थे 1765 में, ऑप्शन बी। और दिए किसने थे? मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड। इन्होंने ये राइट्स दिए थे और दिए कब थे? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में इनकी हार होने के बाद ये राइट्स इनको दे दिए गए थे, है ना। इसमें बेसिकली वही जैसा कि मैंने बताया था कि जो रेवेन्यू था दीवानी राइट्स में, ये होता है कि जो रेवेन्यू था ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इनमें जो भी रेवेन्यू आ रहा था वो कलेक्ट करने का जो राइट था, वो जो भी राइट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1765। रोथवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश। तो रोथवारी सिस्टम था क्या? ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसको इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने, है ना, जो कि मद्रास के गवर्नर थे इन द ईयर 1820। 1820 में थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो सिस्टम है उसको बेसिकली बॉम्बे, मद्रास और आसाम, है ना, इन जगहों पे इसको सबसे ज्यादा फॉलो किया गया था। अब इस सिस्टम में था क्या, है ना? इस सिस्टम में था क्या, बेसिकली जो जमीनें होती थी ना, खेत, उस पे जो मजदूर काम कर रहे होते थे उनको उसका ओनर माना जाता था। वो हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता था, पर उनको उस लैंड का ओनर माना जाता था। और जो गवर्नमेंट थी वो टैक्स जो है वो इनसे खुद ही वसूलती थी, है ना। जो पीजेंट्स वहां पे काम करते थे ना, उनसे खुद ही वसूले जाते थे। और अगर वो नहीं दे पाते थे, किसी कारणवश की फसल खराब हो गई या जो भी कारण था उसके कारण ये नहीं दे पाते थे ना, तो इनको उनसे वो लैंड छीन ली जाती थी, है ना। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था सिस्टम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1820। Annie Besant founded the Central Hindu College at Banaras
which she later handed over to Dash. सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में एनी बेसेंट जी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका जिसको इन्होंने बाद में हैंड ओवर कर दिया था। तो वो किसको किया था वो पूछा गया यहाँ पे। तो वो इन्होंने हैंड ओवर कर दिया था मदन मोहन मालवीय जी को। ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय, है ना। तो ये जो कॉलेज था इसको एस्टैब्लिश किया गया था जुलाई 1898 में, है ना। विजन क्या था इसको एस्टैब्लिश करने का? इसको एस्टैब्लिश करने का जो विजन था वो ये था कि जो इंडियन चिल्ड्रन बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जाए, है ना। और एजुकेशन जो थी वो इनको हिंदू फिलॉसफी पे दी जाए, है ना। हिंदू फिलॉसफी को ध्यान रखते हुए इन बच्चों को एजुकेशन दी जाए, इसके लिए ये कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। एनी बेसेंट जी ने इसको इसकी नींव रखी और बाद में इसको मदन मोहन मालवीय जी को सन 1911 में इसका दारोमदार दे दिया गया था, है ना। In dash Britishers made English as the medium of instruction in India. कौन से साल में ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश को पढ़ाई का मीडियम बनाया था? तो ये जो मीडियम था, है ना, इंग्लिश को मीडियम बनाया गया था, वो बनाया गया था 1835 में। ऑप्शन बी 1835। और ये बनाया गया था, इसके लिए एक एक्ट भी पास किया गया था ना, जिसका नाम था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। ये एक्ट आया था ना, उसके बाद इंग्लिश को एज अ मीडियम पढ़ाई के लिए डेजिग्नेट किया गया था, है ना। और इसको पास करा था विलियम बेंटेनिक ने। विलियम बेंटेनिक ने 1835 में ये जो है एक्ट पास किया था, और ये उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद ही जो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज होती थी वहां पे अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटेनिक। ओ सॉरी, 1835। A Nation in Making is a book written by Dash. A Nation in Making के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है उसको लिखा था सुंदरनाथ बनर्जी जी ने। सुंदरनाथ बनर्जी की बहुत फेमस बुक है अ नेशन मेकिंग। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरनाथ बनर्जी। इसके अलावा कुछ और जो फेमस बुक थी वो भी देख लेते हैं। जैसे एक महात्मा गांधी जी ने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की किताब थी, बहुत फेमस, है ना। एक राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे राजेंद्र प्रसाद जी। लाला लाजपत राय जी ने लिखी थी अनहैप्पी इंडिया, है ना। अनहैप्पी इंडिया लिखी थी लाला लाजपत राय जी ने। वल्लभ भाई पटेल जी ने लिखी थी भारत विभाजन। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों अलग अलग बुक हैं, क्योंकि इंडिया अनडिवाइडेड और भारत विभाजन दोनों मतलब सेम है, पर इनके राइटर्स अलग अलग हैं।
एक के हैं राजेंद्र प्रसाद जी, दूसरे के हैं वल्लभ भाई पटेल, और एक लिखी गई थी एम जी रानाडे जी के नाम द्वारा, जिसका नाम था राइज ऑफ मराठा पावर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और उनके राइटर्स हैं। बंगाल गazette, the first major newspaper in India, started in the year dash। बंगाल गazette जो था वो पहला न्यूज़पेपर था, पहला मेजर न्यूज़पेपर था इंडिया का। वो कौन से साल में शुरू हुआ था? तो उसको एस्टैब्लिश किया, उसको पब्लिश किया गया था 29 जनवरी 1780 में। 29 जनवरी 1780 को सबसे पहली बार ये अखबार पब्लिश किया गया था। और इसको पब्लिश किसने करा था? जेम्स अगस्टस हिकी, इन्होंने इसको सबसे पहले पब्लिश किया था, है ना। और इसका नाम बंगाल ऑफ गजट के अलावा कलकत्ता जनरल एडवाइजर भी एडवर्टाइजर सॉरी एडवर्टाइजर रखा गया था, है ना। और कॉमनली लोगों के बीच में इसको जाना जाता था हिक्कीज गजट नाम से, है ना। इस नाम से भी ये फेमस था। इसको सबसे पहले, नाम से ही पता पड़ रहा है, सबसे पहले कलकत्ता में ही बनाया गया था, छापा गया था सबसे पहले कलकत्ता में ही, सबसे पहले इसका प्रिंटिंग हुई थी। और इंडिया की नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पहला न्यूज़पेपर था, ये प्रिंटेड न्यूज़पेपर था, है ना। और इसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1780 से 82 तक इसको छापा था, जिसके बाद ये बंद कर दिया गया था। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1980 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1780। विच न्यूज़पेपर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट इन साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, है ना। और उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नाम से महात्मा गांधी जी ने 1904 में ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, है ना। और जब ये वीकली पेपर था, डेली न्यूज़पेपर नहीं था, ये वीकली पेपर था। और इसको इन्होंने 1904 से 1915 तक चलाया था, है ना। और इसके जो एडिटर थे वो थे मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर इसके एडिटर हुआ करते थे। जब शुरुआत हुई थी तो इसको 4 लैंग्वेजेस में प्रिंट किया गया था। एक था हिंदी, एक था गुजराती, फिर तमिल और एक था इंग्लिश। पर समय के साथ जो है ये सिर्फ गुजराती और इंग्लिश में पब्लिश होता था। हिंदी और तमिल जो एडिशन थे उनको बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन। बेगम हजरत महल, द वाइफ ऑफ नवाब ऑफ डैश, लेड द अपराइजिंग एट कोलकाता इन मई 1857। मई जो 1857 की क्रांति थी ना, उसमें बेगम हजरत महल जी ने लखनऊ में
मोर्चा संभाला था, उनके पति जो है वो कहाँ के नवाब थे? वो कहाँ के नवाब थे? तो उनके पति जो है वो थे अवध के नवाब। अवध के नवाब थे, है ना। उनकी धर्मपत्नी थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ का जो है अपराइजिंग उसका मोर्चा संभाला था। ऑप्शन सी, अवध। अब ये जो है क्रांति, उसकी जो है वो अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में हुई थी, और उनके जो भी लीडर थे वो कुछ इस प्रकार थे। जैसे दिल्ली में जो हुआ था ना, उसके लीडर थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे जिन्होंने दिल्ली से लीड किया था, है ना। कानपुर के थे नाना साहिब। लखनऊ में या अवध कह लीजिए, है ना, उसके तो बेगम हजरत महल ने ही लीड करा था। झांसी जो थी, झांसी से लीड करा था रानी लक्ष्मीबाई ने, ना। और बिहार जो है वहां से थे कंवर सिंह। अलाहाबाद से लीड करा था लियाकत अली जी ने। और बरेली से लीड करा था खान बहादुर खान। तो ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने 1857 की जो रिवोल्ट हुआ था ना, उसमें अपना योगदान दिया था। In 1857, the last ruler of Mughal Empire Dash was overthrown by Britishers. 1857 में मुगल साम्राज्य के आखिरी राजा जो थे वो कौन थे? मुगल एम्पायर के जो आखिरी राजा थे ना, वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह मुगल एम्पायर के आखिरी राजा थे, जिनको बहादुर शाह सेकंड नाम से भी जाना जाता है। और ये मुगल एम्पायर के 20th एम्परर थे। इनका जन्म अगर बोला जाए तो 1775 में हुआ था। पिताजी का नाम अकबर सेकंड, अकबर सेकंड इनके पिताजी का नाम था। और माना जाता है कि ये आखिरी राजा थे, है ना, मुगल एम्पायर के। जब ये लड़ाई हार गए थे, उसके बाद इनको और, है ना, इनको और इनकी जो वाइफ थी बेगम जीनत महल, बेगम जीनत महल, उन दोनों को रंगून, जो कि बर्मा में था, बर्मा में है, वहां पे जेल में डाल दिया गया था, है ना, इन द ईयर अक्टूबर 1858। हारने के बाद इनको गिरफ्तार करके रंगून ले जाया गया, जहां पे इनके ऊपर मुकदमा चला। और मुकदमा तो क्या था, जिसके बाद इनको प्रिजन में डाल दिया गया था। और 1862 में जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर।
हु ignited the spark of freedom that led to the revolt in 1857? 1857 की जो क्रांति थी ना, उसमें जो स्पार्क था जिसके कारण ये क्रांति हुई, उसको किसने बढ़ावा दिया था? तो उसको बढ़ावा दिया था मंगल पांडे जी। ऑप्शन सी, मंगल पांडे जी ने, जो कि एक सिपाही थे, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी, बारकपुर, उसमें एक सिपाही थे। इन्होंने जो ये क्रांति थी ना, उसका एक तरह से कह लीजिए जो उसकी ज्वाला जलाई थी। हुआ क्या था, इन्होंने 29 मार्च 1857 को दो ब्रिटिशर्स थे, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर जेम्स हॉसन, इन दोनों को इन्होंने मारा था। जिसके बाद ये क्रांति जो थी 1857 का जो रिवोल्ट था वो बढ़ा था, है ना। शुरुआत जो हुई थी, ये जो सिपाही थे, है ना, आर्मी के जो, ब्रिटिश आर्मी के जो सिपाही थे, इन्होंने गोली चलाई। उसके बाद जो मंगल पांडे जी थे उनको फांसी की सजा हो गई थी और इनको फांसी दे दी गई थी। जिसके बाद, है ना, फांसी कब दी थी? 8 अप्रैल 1857, है ना। इसके बाद एक रिवोल्ट कह लीजिए हो गया था 1857 में, मई 10 में। उसके बाद जो सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने सबसे पहले मेरठ में हुआ था ये, मेरठ में इस रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी, है ना। उसके बाद ये बाकी एरियाज में फैला था, ठीक है। तो ये था कुछ टाइमलाइन जिसके बाद ये क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल पांडे। और यहाँ पूछा गया, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपाही म्यूटिनी? उस टाइम पे जब ये क्रांति हुई थी, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के ना? तो जैसे कि मैंने बताया, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, मेरठ से शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, है ना। इसमें हुआ क्या था, जो सिपाही थे, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को गोली मार दी थी, है ना। उनके जो भी सीनियर्स थे ब्रिटिशर्स, उनको गोली मार दी थी और मार्च करा था टुवर्ड्स दिल्ली। टारगेट क्या था? जो बहादुर शाह थे, मुगल एम्पर, उनको वापस गद्दी देने का टारगेट था, है ना। ठीक है। तो इस टारगेट को लेके इन लोगों ने क्या कहते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करी थी। और उस टाइम पे जो आ, इंडिया के जो वो थे गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल थे, है ना। और अगर बात की जाए इसके सिंबल की, ये जो 1857 का जो रिवोल्ट था, इसका जो सिंबल था वो था लोटस फ्लावर चपाती। ये इस रिवोल्ट का सिंबल था, है ना। और जो मेन रीजन था इस रिवोल्ट का, वो माना गया है वो थी इनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल जो थी, उस वो मेन रीजन था इस रिवोल्ट के पीछे। अब इसमें ऐसा क्या था, इसमें क्या एक कार्ट्रिज डलता था। उस कार्ट्रिज को पहले आपको मुंह से चबाना पड़ता था, उसके बाद ये कार्ट्रिज उसमें जाती थी बंदूक में। अब
वो जो कार्ट्रिज थी वो बनी थी पोर्क और बीफ के फैट से, जिसके कारण ये हिंदूज और मुस्लिम जो थे वो इसके अगेंस्ट थे, है ना। जिसके बाद ये रिवोल्ट शुरू हुआ। Revolt started in Bengal in 1859 to 1860 due to the cultivation of dash। किसकी कल्टीवेशन के कारण बंगाल में 1859 से 1860 के बीच में एक रिवोल्ट हुआ था। तो ये जो रिवोल्ट हुआ था ना, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1859 में। हुई किस कारण से थी? इंडिगो के कल्टीवेशन को लेकर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिगो। इसको इंडिगो रिवोल्ट नाम से भी जाना जाता है ना। एक और जो इसको नाम है वो है नील विद्रोह। नील विद्रोह नाम से भी जाना जाता है ना। इसमें हुआ क्या था, जो पीजेंट्स थे जो वहां पे खेतों में काम कर रहे थे ना, उन्होंने मना कर दिया गया था, ठीक है, कि वो जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं उनके लिए काम नहीं करेंगे। एक मोनोपोली आ गई थी यूरोपियंस की इंडिगो के प्लांटेशन को लेके, और ये क्या फोर्स कर रहे थे, है ना, जितने भी इंडियन फार्मर्स है ना उनको फोर्स कर रहे थे कि नहीं, हम ही उगाएंगे, आप हमारे लिए काम करो, खुद से नहीं उगा सकते, ठीक है। जिसके कारण ये आ, जो नील विद्रोह इंडिगो रिवोल्ट है वो आया था। और इसको लीड किसने करा था? इसको लीड करा था दिगंबर बिस्वास ने विष्णु विश्वास के साथ मिलके, है ना। इन दोनों ने इस रिवोल्ट को लीड करा था। और काफी जब ये बढ़ गई थी बात, ये विद्रोह जब ज्यादा हो गया था ना, तो उसके बाद एक इंडिगो कमीशन एस्टैब्लिश की गई थी 31 मार्च 1860 को, है ना, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डब्ल्यू एस सटनकर, ठीक है। इनके अंडर में एक इंडिगो कमीशन बनी थी 31 मार्च 1860 को, जिसके रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट जो थी उसने इंडिगो कल्टीवेशन ही बंद कर दिया। तो और ये जो रिवोल्ट था इसके ऊपर एक प्ले भी लिखा गया है। प्ले लिखा था दीन बंधु मित्रा ने, है ना। प्ले का नाम था नील दर्पण। नील दर्पण नाम का प्ले भी लिखा गया था, जिसमें जो भी सिचुएशन थी, फार्मर्स की जो भी सिचुएशन थी ना, उसको दर्शाया गया, ठीक है। When did Sir William Jones founded the Asiatic Society? एशियाटिक सोसाइटी कब इस्टेब्लिश की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा? तो ये जो सोसाइटी थी ना, इसका मेन जो ओरिएंटेशन, जो ऑब्जेक्टिव था वो था ओरिएंटल कल्चर और एजुकेशन जो है ना उसको बढ़ावा देना। इसको बनाया गया था जनवरी 15 1784 को। 15 जनवरी 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी की नींव रखी गई थी। ये बेसिकली आर्कियोलॉजिकल रिलेटेड जो भी स्टडीज वगैरह होती थी ना वो करते थे, और मतलब इस सोसाइटी के बाद ही ये काम शुरू हुए थे। इसको इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में
है ना। कोलकाता बंगाल में इसकी नींव रखी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1784। और 1984 में ये जो सोसाइटी थी ना, उसको लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। ये जो लिस्ट थी ना, हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इसमें 1984 में इस साइट सोसाइटी को इंक्लूड कर दिया गया था। इसका पूरा नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आत्म सभा? आत्म सभा किसने एस्टैब्लिश करी थी? तो उसको बनाया था राजा राममोहन रॉय जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजा राममोहन रॉय जी जो है, उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कह लीजिए, फादर ऑफ इंडियन रिनायंस, है ना, इस नाम से भी जाना जाता है। नहीं, तो इन्होंने ये जो सभा थी इसको 1815 में इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश किया था बंगाल में। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो सभा थी, ये शुरुआत थी मॉडर्न एज की, है ना। कोलकाता में मॉडर्न एज की शुरुआत ही है। यहाँ पे फिलोसफिकल टॉपिक्स पे डिबेट होते थे, डिस्कशन किए जाते थे, ये सब चीजें होती थी सभा में। अब राजा राममोहन जी की बात की जाए तो ये फेमस थे। इन्होंने क्या, जो पर्दा सिस्टम था प्लस जो चाइल्ड मैरिज सिस्टम है ना, आ, उसको हटाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। प्लस एक वुमेन एजुकेशन में लेके भी इनका बहुत बड़ा योगदान है ना। सती प्रथा जो है उसको हटाने के लिए इन्होंने बहुत काम करा है ना। और 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश करा। ब्रह्मो समाज की बात की जाए, इसके जो पहले प्रधानाचार्य थे वो राजा राममोहन रॉय जी थे ना। और इन्होंने ही जो वेदास और उपनिषद है ना, उनको ट्रांसलेट करा था बंगाल लैंग्वेज, बांग्ला लैंग्वेज में। इन्होंने ही ये इसका ट्रांसलेशन किया था। और इन्हीं के कारण, इन्हीं के जो आ, इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज को लेके जो भी इन्होंने काम किया, इसके कारण 4 दिसंबर 1829 को जो उस समय पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, लॉर्ड विलियम बेंटनिक, लॉर्ड विलियम बेंटनिक जो थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल, उन्होंने लॉ पास करा था जिसमें जो सती प्रथा है उसको अबॉलिश किया गया था। अब उस लॉ का नाम था रेगुलेशन 17। रेगुलेशन 17 पास किया गया था
4 दिसंबर 1829 को, जिसके बाद जो सती प्रथा है उसको खत्म कर दिया गया था। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द शारदा एक्ट वॉज पास्ड इन 1929 फॉर प्रिवेंटिंग डैश। शारदा एक्ट पास किया गया था 1929 में। वो किसको उसके कारण किसको प्रिवेंट किया गया था? तो शारदा एक्ट पास हुआ था 28 सितंबर 1929 में। 28 सितंबर 1929 में इसको पास किया गया था, जिसके बाद जो चाइल्ड मैरिज है ना, उसको खत्म कर दिया गया था। चाइल्ड मैरिज पे रोक लग गई थी। तो शारदा एक्ट में मेन चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया गया था। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है इस एक्ट पास कराने का, वो है हरबिलास शारदा जी। हरबिलास शारदा जी, इन्होंने जो है मेन एफर्ट डाले थे टू गेट द एक्ट पास्ड। और इस एक्ट में जो मिनिमम एज थी, है ना, मिनिमम एज जो रखी गई थी गर्ल्स में, वो रखी थी 14, और बॉयज में रखी थी वो 18, कि मिनिमम इतने साल के होने के बाद ही शादी की जा सकती है। और 2006 का जो एक्ट है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, है ना, उसमें जो है इस एज को बढ़ा दिया गया था। गर्ल कर दिया गया था 18 और बॉयज का कर दिया था 21, है ना। तो ये एज जो है 1929 में जो रखी थी, उसके बाद 2006 में रिवाइज हुई है। हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज? सत्य शोधक समाज जो है उसको किसने फाउंड बनाया था? तो ये जो समाज है इसको बनाया था ज्योतिबा फूले जी ने। ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले जी ने इसको बनाया था। आ, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 सितंबर 1873 में, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, है ना। इसका जो मेन एम था ना, वो ये था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं ना, उनमें एजुकेशन दी जाए, उनको अपने राइट्स के बारे में जागरूक किया जाए, ठीक है। और जो भी रिलीजन और जो भी भेदभाव होता था ना, इनक्वालिटी जो थी, उसके अगेंस्ट ये समाज काम करता था। फूले जो ज्योतिबा फूले जो थी, उन्होंने वुमेन एजुकेशन को लेके भी बहुत काम करा था। और 1873 में ही इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, गुलाम गिरी। गुलामगिरी नाम की इन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी थी। गुलामगिरी का मतलब होता है स्लेवरी। तो इस नाम की बुक भी लिखी गई थी इनके द्वारा। इन 1938 कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस सेट अप अ नेशनल प्लानिंग कमेटी। हु वाज इट्स चेयरमैन? नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो बनाई गई थी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। और ये जो सेशन था, है ना, वो 51st सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि हरिपुरा में हुआ था, है ना। यहाँ पे
जो है ये प्लानिंग कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। और इस प्लानिंग कमेटी का जो मेन रीजन था वो था रिसर्च जो होती है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, उसको बढ़ावा देना। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को बढ़ाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन ए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन डैश। ऑल इंडिया कांग्रेस की जो कमेटी थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया था। वो पास किया गया था 18 अगस्त 1942 को, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942। और पास कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में। बॉम्बे में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इसके बाद ही एक कॉल दिया था कि ब्रिटिश रूल को खत्म किया जाए, है ना। और ये आ, इसके बाद एक स्पीच भी इन्होंने डिलीवर की थी, जो की थी गोवालिया टाक मैदान में, है ना, जहाँ पे टाइटल दिया गया था टू और डाई, टाइटल दिया गया था, है ना। और इस जो ये रेजोल्यूशन था, आ, जो ये मैदान है ना, इसको आज अगस्त क्रांति मैदान नाम से भी जाना जाता है ना? इस नाम से भी ये फेमस है। और जो क्विट इंडिया का जो स्लोगन है, क्विट इंडिया जो स्लोगन है ना, उसको कॉइन किया था, उसको उसका इजाद जो है वो किया था यूसुफ मेहर अली, जो कि फॉर्मर मेयर है, मतलब तो फॉर्मर ही है वैसे, मेयर रह चुके थे उस समय पे मुंबई के। इन्होंने ये जो है क्विट इंडिया स्लोगन जो है इसका इजाद किया था, ठीक है। When was the first session of Indian National Congress held? सबसे पहला जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था, वो कब हुआ था? तो कब हुआ था की बात की जाए तो वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, है ना। सॉरी, 28 दिसंबर 1885 को तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश की गई थी। करा किसने था एस्टैब्लिश? ए ओ ह्यूम ने, है ना। और इसी टाइम पे 28 से लेके 31 दिसंबर 1885 को, इस टाइम पीरियड में ये पहला सेशन हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1885। उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय थे। और ये जो पहला सेशन था उसको अटेंड किया था 72 डेलीगेट्स, जो कि ऑल ओवर इंडिया आए थे इस एक सेशन के लिए। और इस सेशन में
जो सबसे पहले प्रेसिडेंट बने वो थे WC बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी। ये सबसे पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे। In which annual session did the Indian National Congress declare its commitment to पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये कौन से सेशन में इसके लिए कमिटमेंट दी गई थी? तो ये हुआ था लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन जो कि हुआ था 1919 में, 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था ना, उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था। और अगर एग्जैक्ट डेट बोली जाए तो ये हुआ था 19 दिसंबर 1929 को। ठीक है, 19 दिसंबर 1929 को ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, है ना। और इसी में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था ना, उसको चलाने की भी परमिशन ली गई थी, डांडी मार्च 1930, है ना। और ये जो सेशन था इसके प्रेसिडेंट थे जवाहर लाल नेहरू। ये इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। Who among the following did not ever preside over the Indian National Congress as a president? इनमें से कौन है जो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे? तो इनमें से B.R. अम्बेडकर जी जो हैं वो कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सुंदरनाथ बनर्जी की जी बात की जाए तो ये 1902 में जो सेशन हुआ था ना अहमदाबाद में, अहमदाबाद सेशन के ये प्रेसिडेंट थे। सरोजिनी नायडू जी की बात की जाए 1925, कानपुर। और दादा भाई नौरोजी जी ने 3 बार INC की प्रेसिडेंसी करी है। ठीक है, एक जो सेकंड सेशन हुआ था 1886 में, कलकत्ता वाला। दूसरा 9th लाहौर सेशन 1893 में। तीसरा 22वां कलकत्ता सेशन 1906 में। 3 बार दादा भाई नौरोजी जी जो है वो प्रेसिडेंट थे ऑफ सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। Who was the first Muslim lady to sing Vande Mataram at a Congress session? पहली मुस्लिम लेडी कौन थी जिन्होंने वंदे मातरम जो है उसको गाया था? तो इनका नाम था रेहाना तायब जी, फर्स्ट मुस्लिम लेडी जिन्होंने वंदे मातरम गाया था। और अगर बात की जाए कि वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था, तो वो गाया गया था 1896 में, कोलकाता सेशन हुआ था ना उसमें। ठीक है,
और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में। और इसको नेशनल सॉन्ग के तौर पे 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था एज द नेशनल सॉन्ग। अब नेशनल एंथम की बात की जाए तो नेशनल एंथम जो है उसको सबसे जनगण मन उसको लिखा था रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और उसको सबसे पहले कलकत्ता सेशन जो हुआ था कांग्रेस का 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार ये गाया गया था। और इसको भी 24 जनवरी 1950 में एज द नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था। Who was the first Muslim president of Indian National Congress? आईएनसी के सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके सबसे पहले जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो थे बहादुरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी। इन्होंने मद्रास सेशन जो था 1887 का उसको हेड करा था। अब बात की जाए पहले प्रेसिडेंट तो वो मैंने जैसे कि आपको बताया सबसे पहले थे WC बनर्जी। मुंबई में हुआ था वो सेशन, कब हुआ था? 1885 में। फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता सेशन 1886। फर्स्ट ब्रिटिशर जॉर्ज यू। इलाहाबाद 1888। तो ये कुछ फर्स्ट प्रेसिडेंट से, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट पारसी, फर्स्ट ब्रिटिशर, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। In which year was the partition of Bengal announced by Lord Curzon, the then Viceroy of India? बंगाल का पार्टीशन कब अनाउंस किया था लॉर्ड कर्जन ने, जो कि उस समय पे इंडिया के वाइसरॉय थे? तो इसका जो पार्टीशन था वो अनाउंस किया गया था 20 जुलाई 1905 में, है ना। 20 जुलाई 1905 में जो है बंगाल का पार्टीशन अनाउंस हुआ था। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहले पार्ट में ईस्ट बंगाल और असम थे, और सेकेंड पार्ट में वेस्ट ऑफ बंगाल जो भी था, जितना भी बचा था ना एरिया, वो सेकेंड पार्ट था। ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1905। Which of the following movement was started by लाल बाल पाल? अब लाल बाल पाल कौन थे? इनका नाम था लाला लाजपत राय,
बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन्होंने मिलके जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था ना, उसके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया था। ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब बाकी की बात की जाए, जैसे खिलाफत मूवमेंट थे, पूर्ण समाज हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। खिलाफत मूवमेंट जो था वो चला था 1919 से लेके 1925 तक। ठीक है, और हुआ इसके अंदर था मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके लीडरशिप के अंडर में खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया था। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर बात की जाए तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने 1920 में। नेम द पंजाबी मुस्लिम हु वाज द स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज एंड हु कॉइन्ड द टर्म पाकिस्तान इन 1933। 1933 में कौन से पंजाबी मुस्लिम ने पाकिस्तान टर्म जो है उसका उसको डेवलप किया था? तो ये जो टर्म है उसको बनाया था चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, है ना। और कैम्ब्रिज में ही इन्होंने 1930 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट नाम का कैंपेन भी चला दिया था। ठीक है? ये कैंपेन भी इन्होंने कैम्ब्रिज यूके में ही लॉन्च कर दिया था। Who laid down the foundation stone of Delhi during the Delhi Darbar 1911? 1911 में दिल्ली की नींव किसने रखी थी? तो दिल्ली दरबार जो थी वो 3 बार ऑर्गेनाइज हुई है इंडिया में। 1877, 1903 और 1911, है ना। इसका एक तरह से जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड और जो किंग ऑफ इंग्लैंड है उनके स्वागत के लिए इसको किया जाता था। ठीक है, और इसकी जो नींव रखी थी वो 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे इन्होंने रखी थी, है ना। और इसी टाइम पे अनाउंस भी किया गया था कि जो कैपिटल है उसको कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली किया जाए। इसी टाइम पे इसका अनाउंसमेंट भी हुआ था। और ये जब फंक्शन था उस टाइम पे इंडिया पहुंचे थे किंग जॉर्ज, और उनके साथ थी क्वीन मेरी। क्वीन मैरी इनके साथ थी। तो 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे इन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो दिल्ली है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा और जो कैपिटल है उसको कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली किया जाएगा। और लॉर्ड अरविन ने लॉर्ड अरविन ने फेब 13 1931 को इनॉग्रेशन किया था ऑफ न्यू दिल्ली। तो वो ऑलमोस्ट 20 साल लग गए थे पूरा शहर तैयार करने में उनको। हु वॉज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट? होम रूल लीग मूवमेंट जो था उसके फाउंडर कौन थे?
दो बार इंडिया में होम रूल वीक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। पहला जो हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1916 में, और वो किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। सेकंड हुआ था सितंबर 1916 में, उसको किया था एनी बेसेंट जी ने। इन दोनों ने होम रूल लीग मूवमेंट शुरू करा था। ये बेसिकली एक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, है ना। और इसका जो कह लीजिए ग्रोथ जो था ना, इसने 1916 और 16 से 1918 के बीच बहुत ग्रोथ देखी थी। ठीक है। एम वही आज़ादी, इसी के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको लॉन्च किया था। प्रेसिडेंट इसके थे जोसेफ बैप्टिस्टा बटिस्टा। ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट थे। और लॉन्च कहाँ से हुआ था? पुणे, बेलगाम। ठीक है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। और जो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी ने करा था, उसके थे आदिया, जो कि मद्रास में। यहाँ से ये होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और इस वाले की प्रेसिडेंट ये खुद ही थे, एनी बेसेंट जी, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। Who among the following organized the Red Shirt Movement? रेड शर्ट मूवमेंट जो है वो किसने लॉन्च किया था? तो ये जो मूवमेंट था वो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, जिनको बादशाह खान नाम से भी जाना जाता है ना, इन्होंने लॉन्च किया था। इसका बेसिकली नाम था खुदाई खिदमत कर, है ना। इस मूवमेंट का नाम ये था। और इसको लॉन्च किया गया था 1929 में। इसी को रेड शर्ट मूवमेंट नाम से भी जाना जाता है। बड़ा ही अहिंसावादी मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वही आज़ादी के लिए। हाँ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाय इंडियंस इन द ईयर 1913। वेयर वॉज इट्स हेडक्वार्टर? गदर पार्टी जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इंडियंस के द्वारा 1913 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? गदर पार्टी जो है ना, वो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ही था ना। वही ब्रिटिश रूल से आज़ादी दिलाना। और पर ये जो पार्टी थी इसको बनाया गया था सैन फ्रांसिस्को, यूएस में, है ना, इन द ईयर 1913। और इसके इसको बनाया किसने था? इसको बनाने वाले थे लाला हरदयाल, बाबा सोहन सिंह मैकना। और इसके को फाउंडर जो थे वो थे केसर सिंह, है ना। लाला ठाकुर दास ये इसके को फाउंडर थे। बाबा सोहन सिंह जी भी इसके पहले प्रेसिडेंट, मतलब इसके पहले प्रेसिडेंट भी यही थे, है ना। और इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को, यूएस। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
सैन फ्रांसिस्को। इन विच ईयर डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट अकर? चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो कौन सी साल में घटित हुआ था? तो ये जो इंसिडेंट है वो हुआ था 1922 में। 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो हुआ था। इसमें बेसिकली हुआ क्या था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें और पुलिस में लड़ाई हो गई थी। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई जिसके कारण 22 पुलिस वाले और 3 सिविलियंस, इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर, यूपी में, वहां पे ये इंसिडेंट हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1922। इसी के साथ आज की क्लास आज यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।